दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले वीडियो री एग्जाम यानी ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा के लिए सामान्य जानकारी अर्थात सामान्य ज्ञान से संबंधित 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपकी तैयारी में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है, आपको बताना है। ऑप्शन है ग्राम के श्रेष्ठ जनों की सभा, धार्मिक संप्रदाय, मंदिर रचना शैली या प्रशासनिक अधिकारी। तो सही उत्तर है पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली को प्रकट करता है। दोस्तों महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिले में स्थित श्री ब्याडेश्वर मंदिर इस शैली का श्रेष्ठतम उदाहरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किसे दिया जाता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है विक्रम साराभाई को। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। विक्रम साराभाई ने भारत में अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास के लिए अथक परिश्रम किया और जेड.ए. कासिम प्रथम अंटार्कटिका अभियान के नायक थे। सी.वी. रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन प्रभाव या रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अत्यधिक पैमाने पर विकसित हुई। ऑप्शन देखिए, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। तो सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व सुधारों के अंतर्गत सबसे पहले मिल्क इनाम और वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया। साथ ही मुकदमों, खुत्तो और चौधरी के विशेष अधिकार वापस ले लिए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, उस नदी का नाम क्या है जिसके तट पर फ्रांस की राजधानी पेरिस बसी हुई है। तो आप जानते हैं सीन नदी। सीन नदी के तट पर फ्रांस की राजधानी पेरिस है। अगला प्रश्न है, वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक संख्या में बोली जाती है, वो कौन सी है। ऑप्शन देखिए, मराठी, तमिल, तेलुगु या उर्दू। तो सही उत्तर है तमिल। आप जान लीजिए दोस्तों, भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा तमिल है। उसके बाद बंगाली और मराठी भाषा प्रयोग करने वालों की संख्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है किसे। चालुक्यों, चोलों, पल्लवों या राष्ट्रकूटों को। तो सही उत्तर है राष्ट्रकूटों को। आप जानते हैं दोस्तों, एलिफेंटा मुंबई के समुद्र में स्थित एक द्वीप है जो समुद्र तट से लगभग 5 किलोमीटर समुद्र के अंदर है, जहां राष्ट्रकूटों के शासनकाल में एकाश्मक पत्थरों को काटकर मंदिरों का निर्माण किया गया था। और आप जान लीजिए, ये पहाड़ी हाथी के आकार का होने के कारण एलिफेंटा कहलाती है, जिसमें राष्ट्रकूट काल में गुफाओं का निर्माण किया गया जो हिंदू धर्म से संबंधित हैं। और सबसे प्रमुख मूर्ति शंकर की है, जिसमें शिव विवाह का अंकन किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है। ऑप्शन देखिए, बौद्ध, जैन, हिंदू या इस्लाम। तो सही उत्तर है जैन धर्म। और आप जान लीजिए दोस्तों, जैन धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता, क्योंकि जैनों ने किसी भी प्रकार के हिंसा को सर्वथा त्याज्य माना है और विश्व विनाशकारी प्रलय में हिंसा का बोध होता है, इसलिए जैन धर्म इसमें विश्वास नहीं करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है। देखिए, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो आप जानते हैं भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश और गुजरात का क्रम आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सही क्रम हो जाएगा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 4, 3, 2 और 1। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में चावल के कटोरे के क्षेत्र का नाम क्या है। केरल और तमिलनाडु, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, पूर्वोत्तर के क्षेत्र या सिंधु गंगा का मैदान। तो सही उत्तर ऑप्शन बी, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। दोस्तों आप जान लीजिए कि चावल की फसल के लिए चिकनी उपजाऊ मिट्टी, गर्म जलवायु तथा 75 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता होती है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र चावल की उपज के लिए सर्वथा उपयुक्त है, इसलिए इस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आकाश में होने वाले अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त निम्नलिखित में से किस घटना के कारण होते हैं।
सूर्य प्रकाश का विवर्तन, सूर्य प्रकाश का अपवर्तन, सूर्य प्रकाश का प्रकीर्णन और सूर्य प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन। तो सही उत्तर है सूर्य प्रकाश का अपवर्तन। दोस्तों, आकाश में होने वाला अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त सूर्य प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। और प्रकाश के अपवर्तन में प्रकाश की किरणें जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती हैं तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल पर अभिलंबवत आपाती होने पर बिना मुड़े सीधे निकल जाती हैं, परंतु तिरछी आपाती होने पर वे अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर का पठार क्या है? एक अग्र गंभीर है, एक गर्त है, एक पदस्थली है या एक संप्राय भूमि है? तो आप जान लीजिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आप जान लीजिए कि बिहार के मैदानी क्षेत्र के ठीक दक्षिण में 150 मीटर की समोच्च रेखा से छोटा नागपुर के पठार का आरंभ है और रोहतास की कैमूर पहाड़ी के अलावा वह समस्त क्षेत्र छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आ जाता है। उत्तर पूर्वी भारत की ओर फैले प्रायद्वीपीय भारत का भी ये एक हिस्सा है। ये एक अग्र गंभीर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद करके व्यतीत करें? तो सही उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को आदेशित किया था कि वो भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद करके व्यतीत करें। और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्यन क्षेत्र किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो उत्तर है जहां पर गर्म और ठंडी सागरी धाराएं मिलती हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, उष्ण और शीत सागरी धाराओं के मिलन स्थल में जलवायुविक दशा प्लैंकटन के विकास के लिए सहायक होती है, जिससे ये क्षेत्र मत्स्यन क्षेत्र की दृष्टि से समृद्ध और महत्वपूर्ण होते हैं। यानी गर्म और ठंडी धाराओं के मिलन स्थल पर प्लैंकटन का सर्वाधिक उत्पादन होता है और इन्हीं प्लैंकटन को खाने के लिए मछलियां यहाँ पर एकत्रित होती हैं। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार दिए गए विकल्पों में लिंगानुपात का सही आरोही क्रम क्या है? तो यहाँ पर देखिए, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम और पंजाब, ये 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात का आरोही क्रम है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेद में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? अनुच्छेद 170, 176, 178 या उनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 170। आप जान लीजिए दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 170 ये उपबंध करता है कि अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए 500 से कम तथा 60 से अधिक से मिलकर बनेगी। और अनुच्छेद 176 के अनुसार प्रत्येक महानिर्वाचन के उपरांत राज्य विधानसभा के प्रथम सत्र पर तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र पर राज्यपाल राज्य की विधानसभा या दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को, राष्ट्रपति को या सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को? तो सही उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। और आप जान लीजिए दोस्तों कि संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों के रक्षार्थ 5 प्रकार के लेख जारी किए जाते हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत ऐसी रिटें या आज्ञादेश जारी करने के लिए प्राधिकृत है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में विधान परिषद की रचना अथवा विघटन किया जा सकता है? किसके द्वारा? तो सही उत्तर है केंद्रीय संसद द्वारा। और कैसे? तो आप जान लीजिए, संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत संसद विधि द्वारा किसी ऐसे राज्य में जहां विधान परिषद नहीं है उस राज्य में विधान परिषद का सृजन तथा जिस राज्य में विधान परिषद विद्यमान है उस राज्य से उसका विघटन कर सकती है। और संसद द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन या विघटन के लिए संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा इस आशय का संकल्प कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है।
अगला प्रश्न है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है किस जनगणना पर? तो सही उत्तर आप जान लीजिए कि 1971 की जनगणना पर आधारित है ये, और ये भी व्यवस्था की गई है कि प्रथम जनगणना तक 1971 की जनगणना ही लोकसभा में सीटों के आवंटन का मानक है, और नए संशोधन के अनुसार लोकसभा में स्थानों का जो परिवर्तन है वो वर्ष 2026 तक नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्यवसायिक संपत्तियों के न्यासीता सिद्धांत या ट्रस्टीशिप सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हेनरी फेयोल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या कार्ल मार्क्स ने? तो सही उत्तर महात्मा गांधी ने दोस्तों अपरिग्रह के सिद्धांत के अंतर्गत न्यासीता या ट्रस्टीशिप थियरी का जो है प्रतिपादन किया है। इसके अंतर्गत उद्योग मालिकों को केवल उसका न्यासी माना गया है, न कि मालिक, और इसके साथ ही इसके काम करने वाले मजदूरों को उस उद्योग का सहभागी अथवा न्यासी माना गया है। इसी को गांधी दर्शन में न्यासिता का सिद्धांत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने मृत्यु गणना की शुरुआत की है? कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश? तो सही उत्तर है कर्नाटक। देखिए ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। कर्नाटक राज्य भारत में मृत्यु गणना शुरुआत करने वाला पहला राज्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नवीनतम जनगणना के अनुसार वर्तमान में अधिकतम और न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य कौन हैं? तो अधिकतम लिंगानुपात केरल का और न्यूनतम हरियाणा का है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। याद रखिएगा, जनगणना 2011 के अनुसार देश का लिंगानुपात कितना है? देश का 943 है, और सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में आप जान लीजिए, केरल में 1084 है, जबकि न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा का कितना है? 879 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी का उपकरण नहीं है? करारोपण, सार्वजनिक व्यय, ब्याज दर और सार्वजनिक ऋण? तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा करारोपण का या राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। तो सही उत्तर है करारोपण, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, ये राजकोषीय नीति के उपकरण हैं। ब्याज दर जो है ये राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। ब्याज दर आरबीआई की मौद्रिक और साख नीति का उपकरण होता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निदेशक तत्व या मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य? तो सही उत्तर है राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये देश के शासन के लिए आधारभूत हैं। और आप जान लीजिए संविधान के चौथे भाग में अनुच्छेद 36 से 51 में इनका प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता था? तो ये था राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जो पंचवर्षीय योजनाओं को स्वीकृति या अनुमोदन करने का कार्य करता था। अगला प्रश्न है, भारी जल या हैवी वाटर क्या है? आपको बताना है। तो जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका समस्थानिक ले लेता है उसको भारी जल कहते हैं। भारी जल का सूत्र D2O यानी ड्यूटीरियम ऑक्साइड होता है। ड्यूटीरियम हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है, इसके द्वारा भारी जल में हाइड्रोजन ड्यूटीरियम द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का तरीका क्या है? तो उत्तर है एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। और आप जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वो अपवर्तन के बाद प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों या 7 रंगों के प्रकाश में बट जाता है। इसको ही वर्ण क्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। और श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऐसे पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको क्या कहते हैं? जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट, हेलोफाइट या सक्यूलेंट? तो सही उत्तर है हेलोफाइट यानी लवणोद्भिद। तो याद रखिएगा, ऐसे पौधे जो सीमित पानी में लवणता की अधिकता वाली जगह पर उगते हैं उनको लवणोद्भिद या हेलोफाइट्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? फ्लोएम टिश्यू से, पैरेनकाइमा टिश्यू, मोरिस्टेम से या जाइलम टिश्यू से? तो सही उत्तर है जाइलम। दोस्तों संवहनी पौधों में जाइलम टिश्यू जल के परिवहन यानी पानी के परिवहन के लिए, जबकि फ्लोएम जो है वो फूड यानी भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है।
अगला प्रश्न है श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों आप जान लीजिए कि नालिका में भरी आर्गन गैस और पारे की वाष्प में विद्युत विसर्जन प्रारंभ करने के लिए ये जरूरी है कि दोनों तंतु काफ़ी गर्म हो चुके हों। तंतु गर्म के हो जाने पर नली में श्वेत प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। तो तंतु को गर्म करके श्वेत प्रकाश नली में उत्पन्न किया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चिकित्सकीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध किससे होता है? आपको बताना है। कैंसर के अंतिम चरण से, गर्भ में शिशु की जानकारी से, हृदयाघात से या वास्तव में बच्चे के जन्म लेने से? तो सही उत्तर है हृदयाघात या हार्ट अटैक से। दोस्तों चिकित्सकीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध हृदयाघात से होता है। हृदयाघात होने के बाद पहला घंटा मरीज के लिए बेहद कीमती होता है। अगर इस समय के भीतर मरीज अस्पताल पहुंच जाता है तो उसके ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए हृदयाघात के प्रथम घंटे को गोल्डन आवर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन या केमिकल चेंज का उदाहरण है? बर्फ के घन का पिघलना, गैसोलीन का क्वथन, किसी अंडे का तला जाना और लोहे की कील का चुंबक के प्रति आकर्षण। तो किसी अंडे का तला जाना ये रासायनिक क्रिया है और रासायनिक परिवर्तन में आप जान लीजिए लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना, जबकि बादलों का बनना, चीनी का जल में विलयन ये भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 100, 206, 300 या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर है शिशु अवस्था में मानव में 300 अस्थियां पाई जाती हैं, लेकिन वयस्क अवस्था में कुल 206 अस्थियां होती हैं। अगला प्रश्न है, सफ़ेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है, किसका? गेहूं का, सरसों का, चावल का या बाजरा का? तो सही उत्तर है सफ़ेद कीट जो है ये सरसों का रोग है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्लैक हार्ट किस फसल की प्रमुख दैहिक व्याधि है? आपको बताना है। टमाटर, मिर्च, पात गोभी या आलू? तो सही उत्तर है आलू। आलू में ब्लैक हार्ट की बीमारी किसकी कमी से? ऑक्सीजन यानी O2 की कमी से, भंडारण में ऑक्सीजन की कमी से आलू में ब्लैक हार्ट होता है। ये एक दैहिक बीमारी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंगूर में पाया जाने वाला सशक्त कार्बनिक अम्ल कौन सा है? एसिटिक अम्ल, मैलिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल? तो सही उत्तर है अंगूर में पाया जाने वाला अम्ल टार्टेरिक अम्ल होता है और ये टार्टेरिक अम्ल बनाने का व्यापारिक स्रोत है। इसके बीज से तेल भी निकाला जाता है। अगला प्रश्न है, नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, कोचीन, चेन्नई या देहरादून? तो सही उत्तर है नौसेना के पहले UAE स्क्वाड्रन, भारतीय नौसेना के मानव रहित विमानों का पहला स्क्वाड्रन कोचीन का गरुड़ नौसैनिक अड्डा है। तो सही उत्तर है नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कोचीन में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव अवक्रमणीय नहीं है? घरेलू मलमूत्र, लैब अपमार्जक, साबुन या पौधों की पत्तियां? तो सही उत्तर है साबुन। दोस्तों जैव अवक्रमणीय उन पदार्थों को कहा जाता है जिनका किण्वन जीवाणुओं के द्वारा किया जा सकता है। घरेलू मलमूत्र, लैब अपमार्जक और पौधों की पत्तियों का जैव अवक्रमण किया जा सकता है, जबकि साबुन जो है ये जैव अवक्रमणीय नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कौन सा रेडियोधर्मी समस्थानिक? फास्फोरस 32, कोबाल्ट 60, आयोडीन 131 और सोडियम 24? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा फास्फोरस 32। आप जान लीजिए दोस्तों रक्त कैंसर के लिए फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में तैरती सब्जियों की खेती कहाँ की जाती है? केरल, असम, डल झील कश्मीर या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है डल झील कश्मीर में तैरती सब्जियों की खेती की जाती है और यहीं से अधिकतर ग्रीष्म ऋतु की सब्जियां श्रीनगर भेजी जाती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो सही उत्तर है 19। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत की कृषि योग्य भूमि का लगभग 19% क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कुल 9 कृषि जलवायु प्रदेश हैं और कुल कार्यशील जनसंख्या में 41.1% जो है कुल कार्यशील जनसंख्या में जो कृषकों की संख्या है वो 41.1% है।
अगला प्रश्न है यूनेस्को की कार्यकारी भाषाएं कौन सी हैं? तो याद रखिएगा अंग्रेजी और फ्रेंच। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशेष सांस्कृतिक और शैक्षणिक अभिकरण है। इसका गठन 4 नवंबर 1946 को हुआ था। इसका मुख्यालय पेरिस में है और इसकी कार्यकारी भाषाएं अंग्रेजी और फ्रेंच हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बाघ संरक्षित परियोजना नहीं है? दुधवा, चिल्का, कान्हा और मानस। तो सही उत्तर है चिल्का। दोस्तों मानस अभ्यारण्य असम के बारपेट जिले में है। यहाँ बाघ के अतिरिक्त गैंडा, जंगली भैंसा, हाथी को भी संरक्षण दिया गया है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, चांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, सिमलीपाल उड़ीसा में, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, सरिस्का राजस्थान में, इंद्रावती जो है छत्तीसगढ़ में, ये सभी बाघ संरक्षित क्षेत्र हैं, जबकि चिल्का एक आर्द्रभूमि क्षेत्र है। अगला प्रश्न है दोस्तों उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? फर्रुखाबाद, मेरठ, कानपुर या इलाहाबाद। तो सही उत्तर है मेरठ में। उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र मोदीपुरम मेरठ में स्थित है। अगला प्रश्न एक महत्वपूर्ण पुस्तक है लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? एस राधाकृष्णन, मुल्कराज आनंद, अरविंद घोष या स्वामी विवेकानंद। तो सही उत्तर है लाइफ डिवाइन जो है अरविंद घोष की पुस्तक है। इसके अलावा एस्से ऑन गीता ये पुस्तक भी जो है अरविंद घोष की है। मुल्कराज आनंद की पुस्तक है कुली और कन्फेशंस ऑफ ए लवर। इसके अलावा डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने इंडियन फिलॉसफी और स्वामी विवेकानंद ने न्यू हिंदुइज्म की रचना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है ये सरकारी योजना है किसकी? तो सही उत्तर है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 8वीं योजना के अंतर्गत चलाया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता जो है गुणवत्ता को सुधारना है। तो सही उत्तर हो जाएगा विद्यालयी शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुधारने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो उत्तर है विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था और 1945 में युद्ध की समाप्ति के बाद हुए चुनाव में लेबर पार्टी सत्ता में आई और क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे। इटली के प्रधानमंत्रित्व काल में भारत आज़ाद हुआ था। अगला प्रश्न है वह देश जो लगातार तीसरे साल भी फाइनेंशियल टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में बरकरार रहा? तो ये था पाकिस्तान। पाकिस्तान की इसका मुख्य कारण मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग था, इसीलिए पाकिस्तान लगातार तीसरे साल FATF की ग्रे लिस्ट में जो है इसको डाला गया था। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद या सिक्योरिटी काउंसिल में कौन सा देश अस्थायी सदस्य नहीं है? जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस। तो सही उत्तर है जापान। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। जापान इसका अस्थायी सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न है वैश्विक पेंशन सूचकांक 2022 के 44 देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? तो यहाँ पर इस वर्ष की जो सूची है उसमें भारत का 41वां स्थान है, याद रखिएगा। जबकि 2021 में भारत 40वें स्थान पर था। अगला प्रश्न है हाल में बंदुला वर्णपुरा का एक बीमारी के कारण निधन हो गया, वो किस देश के प्रथम टेस्ट कप्तान थे? केन्या, श्रीलंका, बांग्लादेश या भारत? तो सही उत्तर है श्रीलंका। बंदुला वर्णपुरा जो श्रीलंका क्रिकेट टीम के प्रथम टेस्ट मैच के कप्तान थे, उनका एक बीमारी के कारण निधन हो गया। बंदुला ICC मैच रेफरी और अंपायर के तौर पर भी कार्य किए थे। वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के डेवलपमेंट मैनेजर भी रहे थे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले वीडियो री एग्जाम के लिए सामान्य जानकारी यानी सामान्य ज्ञान खंड से संबंधित 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।